हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट की बात हम लोग कर रहे थे बेसिकली। यानी कि चैप्टर का जो मुख्य सार है वो 1971 के बाद आपका इंदिरा गांधी के समय में जो राजनीतिक संकट खड़े हुए हैं उनके विषय में हम लोग आपका देख रहे हैं, और कैसे क्षेत्रीय पार्टी और क्षेत्रीय आंदोलन आपके वर्चस्व लेंगे और कैसे मार्क्सिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो उनका प्रभुत्व बढ़ेगा, इस विषय में हम लोग गौर कर रहे थे। बेसिकली हम लोग आपका इंदिरा गांधी का जो टाइम पीरियड है उसमें जो प्रशासनिक स्थिति हुई है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ विपक्ष ने क्या एलिगेशन लगाए थे उनकी सरकार पर, उनको ही हम लोग गौर करके पढ़ रहे थे। तो एक हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक अच्छा बैकग्राउंड की कहानी स्टोरी है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सब इसको बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए, देखते चलिए। कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी बनती है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, देखना शुरू करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। बेसिकली हम लोग जो आपकी चीजें हैं बात कर रहे हैं अपने चैप्टर पर, तो ये सारे संकटों को, इस दौर को हम लोग बेसिकली अपनी बुक में पढ़ रहे थे। आप एक बार अगर आपको कुछ भी पूछना हो, गुजरात, बिहार, नक्सलवादी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है, और आपके जननायक जेपी को अगर आपको देखना है, रेल की हड़ताल कब शुरू हुई, इन सारे विषयों को हम लोग देख चुके थे कल। आज बेसिकली हम लोग आपातकाल को पढ़ लिया था। संकट और सरकार का फैसले पर हम लोग गौर करेंगे। यहाँ से ही जो है अपनी सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग गौर करके जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सारों को हम लोग देख भी लेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। और संकट और सरकार का जो फैसला है किन चीज़ों में, किन मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोग विशेष गौर कर कर आपके एक एक चीज़ों को हम लोग इनमें देख लेंगे और इन पर अपनी बात रखेंगे। क्या चीज़ है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। यानी कि जब इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा करते हैं तो एक अब बहुत बड़ा राजनीतिक जो संघर्ष है, देखिए उसके लिए तो मैदान साफ हो ही चुका था। इस मैदान में क्या होने वाला था कि जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे पर दबाव डाला। अब सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और जयप्रकाश नारायण को फ्रंट पर ले लिया है कि आप ही इस समय क्या है, सबसे मजबूत और आपके गद्दावर नेता हैं। तो सारे लोग उनके नेतृत्व में इकट्ठा हो गए और क्या कह रहे हैं कि अब हमको क्या करना है मेरे बच्चों। ये कह रहे हैं कि हमको अब ये ध्यान रखना है कि अब हम क्या करें, इंदिरा गांधी का जो इस्तीफा है हमें उस पर अपना प्रेशर जो है बनाना चाहिए। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। कब किया? 25 जून 1975 को। और इतिहास गवाह है, जब भी आपका दिल्ली के मैदान में कोई भी आपका प्रदर्शन हुआ है उसने कुछ ना कुछ राजनीति का रंग रूप जरूर बदला है। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जेपी ने सेना और पुलिस और कर्मचारी का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक, असंवैधानिक आदेश का पालन ना करें। इससे सभी सरकारी कामकाज ठप हो जाने का आशंका पैदा हो गई। देश में राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया। सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। जब इंदिरा गांधी को लगा कि संकट बहुत बड़ा व्यापक हो चुका है, अब इसको थामना बड़ा भारी है, तो ये क्या करती है, आपातकाल, इमरजेंसी की घोषणा कर देती है। ठीक। अब आपातकाल आप तीन प्रकार के पढ़ेंगे। एक आपातकाल पढ़ेंगे आप राज्य आपातकाल, जिसको आर्टिकल 356 में आपका प्रावधान है। एक आर्टिकल 360 पढ़ेंगे जिसको हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। और एक आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। तो क्लियर है? तो अब आर्टिकल 352 लागू होने जा रहा है देश में। घोषणा कौन कर रही है? देश के प्रधानमंत्री। तो 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश की गड़बड़ी की आशंका है, यानी कि देश के अंदर कुछ गड़बड़ी होने वाली है। इस तर्क के साथ संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया गया। मौका मिले कभी पढ़िएगा, और कभी ऐसा हुआ तो मैं भी पढ़ाऊंगा आपको। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि भारी और अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका के होने के आधार पर सरकार आपातकाल कर सकती है।
सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा करना जरूरी है। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना इन बातों के साथ ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार के आपातकाल की स्थिति की विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। क्या किया गया है? हमारे संविधान ने आपातकाल के लिए कुछ स्पेशल आपका प्रोविजन जो हैं वो आपका दिए हैं। अब कह रहे हैं आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभाव हो जाता है, कि जिसे हम फेडरलिज्म की बात करते हैं। फेडरलिज्म का मतलब कि केंद्र और संघ, केंद्र और राज्य दो स्तर पर सरकारें होंगी, दोनों स्तर पर सरकारें काम करेंगी, दोनों के विषय बटे हुए हैं। लेकिन आपातकाल लग गया तो ऐसे में क्या होगा? सारी शक्ति केंद्र के हाथों में चली गई। यानी कि अब फाइनली असली रूप में सर्वे सर्वा कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल का शीर्ष पद क्या है? प्रधानमंत्री, जिसपे कार्यपालिका और विधायिका का नियंत्रण है। दूसरे, चाहे सरकार तो ऐसी स्थिति में किसी अथवा मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकती थी अथवा उसमें कटौती कर सकती थी। संविधान के प्रावधान में आए शब्द से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहां एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है। ठीक, जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा रहे थे तो इस कारण से आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियों का प्रावधान किया गया। जून 25 जून 1975 की रात को क्या है? जून 1975 की रात को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने तुरंत आपातकाल घोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तरों में बिजली को काट दिया गया। तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दल नेता और मंत्रिमंडल की आपका गिरफ्तारी हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना देगी, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। परिणाम, सरकार के इस फैसले से विरोधी आंदोलन एक बार बगावी कर रुक गया। हड़तालों पर रोक लगा दी गई। अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया। राजनीतिक माहौल में तनाव भरा और गहरा संकट छा गया। आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत अपनी शक्ति पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आजादी रोक दी और समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप का नाम दिया गया। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और जमात इस्लाम पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि क्या कर दिया? जो आरएसएस थी और जमात इस्लाम पर आपका प्रतिबंध लगा दिया। धरना, प्रदर्शन, हड़ताल की अनुमति नहीं थी। यह सबसे बड़ी बात थी कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार भी निष्प्रभावी हो गए थे। यानी कि आपके नागरिकों का भी कोई राइट इसमें नहीं बचा था। ठीक, ये देखना था। उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं था कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सके। सरकार ने निवारक नजरबंदी के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जा सकता कि उन्हें कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इसके लिए कि विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को यह आशंका की गिरफ्तारी किया गया कि वे कोई अपराध कर सकें। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हैबी कॉर्पस थी उसको भी आपका बंद कर दिया गया। गिरफ्तार लोगों को उनके पक्ष से कहीं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मामले में दायर था, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई जरूरी नहीं है। अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति को दायर में ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर स्वीकार कर सकती है जिसे उसे अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी जा सकती हो। 1976 में अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय का फैसला उलट दिया और सरकार को
दलील मानी थी। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल की घोषणा आपातकाल के दौरान नागरिकों से जीवन और आजादी का अधिकार वापस ले सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों में माना गया। आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोधी की कई घटना घटी। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए वे भूमिगत हो गए और उन्हें सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। इंडियन एक्सप्रेस, स्टैंडमैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। क्या करा उन्होंने? इस पर विरोध किया। जिन समाचार को छापने से रोका गया था उनकी जगह अखबार खाली छोड़ दिए गए थे। सेमिनार, स्ट्रीम जैसे पत्रिकाओं में सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने को जगह बंद होने का मुसीबत झेलना पड़ा। सेंसरशिप का धत्ता बनते गुपचुप तरीके से अनेक न्यूज रीडर लेफेटर निकले और पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवम राम कांतारा ने पद्म श्री से सम्मानित हिंदी लेख में फर्नांडिस नाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी पदवी लौटा दी। बहरहाल मुखालफत और प्रतिरोध से इतने बड़े प्रकट कुछ कदम लोगों ने उठाए। संसद ने संविधान के सामने कई चुनौतियां खड़ी करी। इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। इस संविधान संशोधन का प्रावधान था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन की चुनौती आपका दे सके। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां भाग संशोधित हुआ। आप पढ़ चुके हैं कि संविधान संशोधन के जरिए अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए। 42वें संविधान संशोधन के जरिए अनेक बदलावों में एकता की देश की विधायिका का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 साल करना। उन्होंने क्या कर दिया था कि जो 5 साल में चुनाव होते हैं वो अब 6 साल में होने चाहिए। यह व्यवस्था मात्र आपातकाल अवधि भर तक नहीं रही बल्कि इसे अगले दिनों तक स्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त आपातकाल दौरान चुनाव को 1 साल की स्थगित कर दिया गया। इस तरह से देखते हुए 1971 के बाद आम चुनाव 1976 के बदले 1978 में करवाए जा सके, यानी कि 76 में होने थे पूरे 5 साल। अब 1 साल की असेंबली बढ़ा दी तो आप 77 में होने थे, लेकिन 1 साल आपातकाल घोषणा रहा, यानी कि जबरदस्ती 2 साल आपका कार्यकाल बढ़ाया गया इंदिरा गांधी के समय में। और इस तरह से जो है अपनी मनमानी, जो कहा विपक्ष ने कि इन्होंने अपनी क्या करी है, सरकार में मनमानी करी है और अपना मनमाना रुख जो है अपनाया था। तो ये स्थिति थी कुछ जो था आपातकाल के समय। और सबसे बड़ा अगर किसी पर गाज गिरा था आपातकाल में वो था देश में तानाशाही को रोकने के लिए लंबे समय से संघर्ष तैयार, यानी कि जिस तरह से आपका अखबारों की लाइनों को आपका जो था कब्जा कर लिया गया था। अब देख रहे हैं सेवर आपका लीडर अरेस्ट, स्टेट इमरजेंसी आपका डिक्लेयर, ये उस समय के अखबार थे। नया आपातकाल, जयप्रकाश दौर पर कई नेता गिरफ्तार, इस तरह की हेडलाइन क्या थी उस समय के अखबारों में आपका छपी थी, जो आपातकाल का के बारे में लोगों को बता रहे थे। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें इसमें साफ कर दी गई कि आपातकाल जो है लोगों के लिए है। देख लिया बच्चों, तो आपातकाल की घोषणा जो है पूरे तरह से आपका कर दी गई। देख रहे हैं इतना कि कैसे आपका इमरजेंसी शुरू हुई। अब क्या इसके परिणाम हुए कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया बिना दलील के, उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया गया। हैवी कॉर्पस जो उनकी आपका जो उनको अपील मिली थी कुछ, उनसे भी उनको वंचित रखा गया। ये सारी चीजें क्या थी, उनको आपका छोड़ दिया गया। यानी कि पूरा जो था इस आपातकाल के दौरान नागरिकों के जो अधिकार थे उन अधिकारों से भी उनको वंचित रखा गया। और यही कारण था कि नेताओं के साथ साथ आम जनता में भी क्या हो गया, विरोध का सामना जो है सरकार को करना पड़ा। अब ना आप धरना दे सकते थे, ना आप सेमिनार कर सकते थे, यानी कि कोई ऐसी चीज जो था आप नहीं कर सकते थे। आपातकाल के संदर्भ में विवाद, अब कुछ आपका विवाद होते हैं आपातकाल के संदर्भ में।
आपातकाल भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद आपका प्रकरण है। इसका एक कारण है कि आपातकाल की घोषणा की जरूरतों को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण का होना। अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग क्या थे, लोगों के विचार थे इसको लेकर। दूसरा कारण यह था कि सरकार ने संविधान दत्त अधिकारों का इस्तेमाल करके व्यवहारिक तौर पर लोकतांत्रिक कामकाज को ठप कर दिया था। क्या होता है कि व्यवहारिक तौर पर देखकर डेमोक्रेसी में जो आपका वर्किंग, आपका प्रोसेस थी, वो ठप कर दिया। आपातकाल के बाद शाह आयोग की जांच में पाया गया कि इस अवधि में बहुत सारी अति हुई हैं। इसके अतिरिक्त भाग में लोकतंत्र पर अमल के लिहाज से आपातकाल में क्या क्या सबक सीखे जा सकते हैं, और कह सकते हैं क्या क्या जो सबक हैं आप उन्हें सीख सकते हैं, पर इसके भी अलग अलग राय मिलती हैं। आइए एक एक कर इन पर अपनी नजर जो है आपका दौड़ाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, क्या है शाह आयोग जो बनाया था उसकी थोड़ा सा एक बार जांच कैसी रही है, शाह आयोग की को थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। तो शाह जांच आयोग 1977 के मई में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग को 25 जून 1975 के दिनों में घोषणा आपातकाल के दौरान कई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार, आपके कदाचार के विभिन्न आरोप के लिए विधिवत पहलुओं की जांच करने के लिए किया गया था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की और हजारों गवाहों के बयान जो हैं आपके दर्ज किए। गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थीं। वे आयोग के सामने उपस्थित हुईं, और लेकिन उन्होंने आयोग के सवाल के जवाब देने से इनकार कर दिया कि मैं आयोग के सवाल का इनका जवाब नहीं दे सकती। ठीक, क्या आप अब देखिए, प्रश्न उठता है क्या आपातकाल जरूरी था? कि जो आपातकाल हमने लगाया था, क्या वो आपातकाल जरूरी था? अब उसकी बात चल रही है। तो एक बार सहायोग को देखिए और देखिए जो आपातकाल था, क्या उसकी जरूरत थी या उसकी कोई अहमियत थी? सोच के देखिए। देख लिया? आगे बढ़े, एक बार पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो। चलिए, आपातकाल की अब वास्तव में जरूरत थी नहीं थी, इस पर हम लोग बात करेंगे। आपातकाल की घोषणा के कारण उल्लेख करते हुए संविधान में बड़े सादे ढंग से अंदरूनी गड़बड़ी जैसे शब्दों को व्यवहार किया गया। अब अंदरूनी गड़बड़ी, अब अंदरूनी गड़बड़ी से कुछ एक्सप्लेन नहीं होता। देखो, अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारे सरकार में आंतरिक गड़बड़ी है, तो आंतरिक गड़बड़ी है क्या? कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये कोई व्यवहारिक पक्ष तो नहीं है, व्यवहारिक शब्द तो नहीं है। तो 1975 से पहले कभी भी आंतरिक गड़बड़ी को आधार मानकर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। हम पढ़ चुके हैं कि देश के कई हिस्सों में विरोध आंदोलन चलाए गए थे। क्या इससे आपातकाल लागू करने का पर्याप्त कारण माना जा सकता है? कह रहे कि जो इतने सारे आंदोलन चले हैं, ये सब कारण है। सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र है और इसके अनुकूल विपक्ष दल को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक दलों को अपनी नीति के अनुसार शासन चला दे। सरकार का मानना था कि बार बार का धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कह रहे जो बार बार तुम धरने दे रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी के समर्थक यह भी मानते थे कि लोकतंत्र में सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता। इसके लिए अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का ध्यान विकास के काम से भंग हो जाता है। सारी ताकत कानून बहाली के पर आन पड़ती है। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को चिट्ठी में विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रम के आड़े डाल रही थी और मुझे गैर संवैधानिक संसाधनों के बूते सत्ता से बेदखल करना चाहती थी। ये लिखा आपका शाह आयोग में एक्सप्लेनेशन जो आपका दिया था इंदिरा गांधी ने, कि जो मैं काम कर रही थी उस काम में आड़ा जो था, बाधाएं उत्पन्न कर रही थी, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था। इसलिए जो उचित समय देखते हुए मैंने ये इस आपातकाल की घोषणा की। तो एक बार इसको देख लीजिए बच्चों,
फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे। देख लिया इतना आपने? चलिए आगे बढ़ जाएं। कुछ किसी से कुछ पूछना हो बच्चों आपको? तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लीजिए, इंदिरा गांधी ने कैसे हाथ में आपका तलवार ली हुई है और कैसे जस्टिस की तलवार नीचे है और आपका बराबर पड़ला जो है आपका इंदिरा गांधी ने इस समय आपका तोल दिया है। लोकतंत्र के नाम पर खुद को लोकतंत्र की राह में रोकने की कोशिश है की जा रही है। संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। आंदोलन के माहौल में सरगर्मी है। इसके लिए नतीजा हिंसक घटना हो सकती है। तो एक आम आदमी खुद हद से आगे बढ़ सकता है। इन सब चीजों के बारे में देखिए लिखा गया है और कैसे इस समय संकट का सामना देश कर रहा है, देश की जनता कर रही है। ये आपका इंदिरा गांधी का शासन है। इंदिरा गांधी को लगता था कि जो सारी पार्टियां हैं ये एक साथ इकट्ठा होकर जो है मेरे प्रति षड्यंत्र रचा रही हैं, क्योंकि मैं एक अकेली रह गई हूं। तो ऐसे बहुत सारे घटना जो क्रम है यहाँ आपको देखने के लिए जो है इसमें मिलेंगे। क्लियर है? जिन पर आप विचार कर सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ जाएं। तो एक क्वेश्चन है, तर्कमान गेट इलाके में विध्वंस दिल्ली। देखिए इसको थोड़ा सा पढ़िए एक बार। कोई बच्चा है जिसे कुछ पूछना है, जिसे कुछ समझ ना आया हो? कोई डाउट हो किसी प्रकार का? चलिए देख लिया इतना? आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के दौरान दिल्ली के गरीब इलाकों के निवासी को बड़े पैमाने पर भी स्थापित होना पड़ा। उस वक्त यमुना के पास निर्जन इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में बंदिशों को जबरदस्ती बसाया गया। इस नीति को एक सरकार तुर्कमान गेट के इलाके की बस्ती हुई थी। इस इलाके में झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ दिया गया। इलाकों में सैकड़ों लोगों को जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। बहरहाल अनेक लोग नसबंदी करवाने से बच सके, क्योंकि वो दूसरों को नसबंदी कराने के लिए आपका रजामंद कर लिया। ऐसे लोगों को बतौर इनाम जमीन के टुकड़े मालिकियत दी गई। इससे कुछ लोगों को सरकार द्वारा आयोजित प्रयास के शिकार हुए, तो कुछ लोगों ने कानूनन जमीन हासिल करने के लालच में दूसरों को बलि का बकरा बना दिया। ऐसे में करके खुद अब विस्थापित होने से बचा लिया। देखिए एक योजना चली थी नसबंदी। नसबंदी में क्या था कि या तो आप खुद करा दो या आप अपने बदले में किसी एक व्यक्ति को प्रेरित करके। तो लोगों ने बहुत जगह खुद ना जाकर दूसरों को उसका बलि का बकरा बना दिया। ठीक? आप कह रहे हैं कि अपने माता पिता अथवा परिवार और आस पड़ोस के बुजुर्ग से पूछिए कि 1975 और 77 के आपातकाल के दौरान उन पर क्या गुजरी थी। तो कहेंगे कुछ ऐसे बात करेंगे जिसमें लोगों के निजी अनुभव हो सकते हैं, संबंध हो सकते हैं, उनसे पता करिए। आपातकाल के इलाके में आपातकाल का समर्थन और विरोध की कुछ घटनाएं हुई थी। 1970 के चुनाव में लोगों को भागीदारी और इसे वोट दिया, कैसे क्या शीर्षक रहा, इन चीजों के बारे में कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए और इस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। कुछ अन्य दल मसलन सीपीआई अनेक आपातकाल के दौरान कांग्रेस का समर्थन रखना जारी रखा। कुछ भी हुआ सीपीआई ने कांग्रेस का समर्थन किया।
कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। सीपीआई का मानना था कि ऐसी सूरत में विरोध एक हद तक प्रतिबंध लगाना उचित है। कह रहे कि विदेशी ताकतें काम कर रही हैं, ऐसी में कुछ उनकी साजिश है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और जो ये काम कर रहे हैं वो उन पर प्रतिबंध लगाना भी क्या सही है। जेपी ने जिस आंदोलन की अगुवाई की थी वह मुख्यतः मध्यम वर्गीय आंदोलन था। यह मध्यम वर्गीय कांग्रेस में परिवर्तनकामी नीतियों के विरोध में था। आपातकाल के बाद सीपीआई ने महसूस किया कि उनका मूल्यांकन गलत था और आपातकाल का समर्थन कराना एक गलती थी। और कह रहे हैं कि आपातकाल का समर्थन कराना भी क्या थी, एक गलती थी। दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि आजादी के आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन का एक सिलसिला रहा। जेपी सहित विपक्ष के कुछ अन्य नेताओं का ख्याल था कि लोकतंत्र में सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए। बिहार और गुजरात के चलते विरोध आंदोलन ज्यादातर समय हिंसक और शांतिपूर्ण रहे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन पर कभी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों लुप्त होने का मुकदमा नहीं चला। अधिकतर बंदियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। देश के अंदरूनी मामलों की देखा-रेखी का जिम्मा गृह मंत्रालय का होता था। गृह मंत्रालय ने भी कानून व्यवस्था को बतावत चिंता रखी। अगर कोई कुछ आंदोलन अपनी हद तक जारी रखा तो वह सरकार के पास रोजमर्रा के अमल में आने वाली शक्ति आंदोलन के हद में ला गई। लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली को ठप करके आपातकाल को लागू करने जैसे अतिचारी कदम उठाने की कभी आपकी जरूरत नहीं थी। दरअसल खतरा देश की एकता और अखंडता को था ही नहीं, बल्कि शासक दल और स्वयं प्रधानमंत्री को था। आलोचक कहते हैं कि देश को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने निजी ताकत को बचाने के लिए किया था। क्या किया था? निजी ताकत को बचाने के लिए किया था। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ? अब बात है कि स्टोरी है कि आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। अब आप मुझे बताएंगे कि अभी जितना आपने पढ़ा है इसमें कुछ स्टोरी आपको सामने क्या समझ आती है, क्या चीज है आपके लिए? थोड़ा सा एक बार इसको गौर करके देखिए, क्या बनता है। देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया बच्चों? कुछ पीछे पूछना है तभी मैं आगे चलूं। एक बार देख लीजिए जितना हमने पढ़ा है, इसमें कुछ भी डाउट हो कोई भी क्वेरी? देख लिया? यहां तक इस पेज में किसी को कोई डाउट? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे बहुत कुछ छूट जाता है, और हम छूट के ना चलें, हम चीजों को समझ कर चलें, ज्यादा बढ़िया है। इसलिए मैं आपसे बार बार पूछता हुआ चल रहा हूं। चलिए, अब देखिए, आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन भी अपने आप में विवाद का एक मुद्दा है। क्या वास्तव में जिस तरह से आपातकाल को लागू किया गया, क्या ये किया जाना था, इसी स्वरूप, इसी स्ट्रक्चर में लागू होना था? कहते हैं कि ये अपने आप में एक प्रश्न बना हुआ है।
कैसे सरकार ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया है। कह रहे कि जिस तरह से उनको इमरजेंसी पावर मिली है, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। क्या इस दौरान सत्ता का दुरुपयोग हुआ है? उनके बूते ज्यादा इकाई की गई हैं। सरकार ने कहा कि आपातकाल के जरिए कानून व्यवस्था का बहाल करना चाहिए था, कार्य कुशलता बढ़ानी चाहिए थी और गरीबों के हित के कार्यक्रम को लागू करना चाहिए था। इस उद्देश्य से सरकार ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और इससे लोगों को अपना दृढ़ संकल्प दोहराया। 20 सूत्री काम में भूमि सुधार, पुनर्वितरण, खेतियार भूमि मजदूरों पुनर्विचार, प्रबंधन के कामगार की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी समाप्ति आदि के मसले शामिल थे। यानी कांग्रेस ने कुछ ऐसे मुद्दे बनाए और 20 सूत्री मांग रख दी लोगों के सामने, ताकि लोग क्या कर सके, वापस कांग्रेस के प्रति सकारात्मकता दिखा सके। आपातकाल की घोषणा के बाद से शुरुआती महीने के मध्यम वर्ग से इस बात बड़े खुश थे कि विरोधी आंदोलन समाप्त हो गया है, सरकारी कर्मचारी अनुशासन लगा हुआ है। ग्रामीण और गरीब और ग्रामीण जनता को भी उम्मीद थी कि सरकार जिन कल्याणकारी योजना को लागू करने का वादा कर रही है, उन्हें अब कारगर तरीके से लागू किया जाएगा। समाज के विभिन्न आपके वर्ग अलग अलग अपेक्षाएं थी, इसी आपातकाल को लेकर उनकी दृष्टि भी अलग थी। अब कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं, तुम हम अपने पैरों पर खड़ा होने लायक नहीं हुए हैं। आपातकाल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि सरकार को ज्यादातर वायदे पूरे नहीं हुए हैं। आलोचकों का कहना था कि सरकार के वायदों को की ओर में ज्यादातर और ज्यादा दलीलों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। आलोचकों ने निवारक नजरबंद के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किए। सवाल उठे पड़ चुके हैं कि आपातकाल के दौरान अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल 676 गिरफ्तारी हुई। शाह आयोग का आकलन था कि निवारक नजरबंद कानून के तहत 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। प्रेस पर इस प्रकार तरह की पाबंदी लगाई गई थी। कई पाबंदियां गैर कानूनी थी। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली बिजली आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में 26 जून 1975 की रात को 2 बजे मौखौलिक आदेश मिला कि सभी अखबारों की बिजली पूर्ति काट दी जाए। अखबारों को बिजली आपूर्ति 2 दिन तक बहाल की गई। इसके बाद में सेंसरशिप को पूरी तरह से ढांचा खड़ा कर दिया। तो ये सब चीजें जो हुई हैं, इस तरह के चीजों को यहाँ देखने के लिए जो है आपका मिला है। इसके अलावा कुछ और भी गंभीर आरोप ऐसे लोगों द्वारा लगाए गए कि किसी आधिकारिक पद पर नहीं था, लेकिन सरकारी ताकतों का इन लोगों का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री के छोटे बेटे संजय गांधी उस वक्त किसी अधिकारिता पद पर नहीं थे, फिर भी वे प्रशासन का असर था। वे आरोप लगाए कि उन्होंने सरकारी कामकाज में दखल दिया है। दिल्ली में झोपड़ी बस्ती हटाने, जबरन नसबंदी की मुहिम कराने में भूमिका में आपके बड़े मुद्दे उठे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी, प्रेस पर पाबंदी के अतिरिक्त आपातकाल पर बुरा असर पड़ा। आम लोगों को भी भुगतना पड़ा है। आपातकाल के दौरान पुलिस की हिरासत में मौत, यातनाओं की घटना घटी हैं। गरीब लोगों को मनमाने ढंग से एक जगह से उजाड़कर दूसरी जगह आपके बसाने की घटना भी हुई है। जनसंख्या नियंत्रण के अति उत्साह के बाद में अनिवार्य रूप से नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। इन उदाहरणों को समझा जा सकता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ठप होने से लोगों पर क्या गुजरी है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ऐसा समय था जब लोगों पर एक बहुत बड़े व्यापक समय में आपका लोगों ने एक दर्द आपका झेला है। तो उस दर्द को आप समझ सकते हैं कि दर्द क्या रहा होगा, कैसे लोगों ने उस समय अपनी चीजों को मैनेज किया होगा। क्योंकि 2 साल का जो आपातकाल था आम जनता के लिए तो भयावह था ही था, लेकिन नेताओं और राजनीतिक पार्टियों, प्रशासनिक कार्य, इन इकाइयों के लिए भी एक बहुत बड़ा आपका मुद्दा बन गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिन पर एक एक करके गौर करने की आवश्यकता थी, इन पर विचार करने की आवश्यकता थी। तो एक बार आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए कि कैसे क्या प्रक्रिया जुड़ी थी, कैसे ये सारी चीजें रहीं। तो आप इसको देख सकते हैं। तो कल हम जो पढ़ेंगे आपातकाल के सबक के साथ हम अपनी चीजों को प्रारंभ करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार लेक्चर को घर जाकर रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।